नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, ऑल्सो डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े अफसर पहुंचे हुए हैं ट्रंप के पास में। मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ में। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो बड़ा मजेदार है, और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट को तो हम थोड़ा सा देखेंगे, पर उसके पीछे जो बड़ी मीटिंग है वो देखेंगे। नूर खान बेस में बहुत सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बट पाकिस्तान अभी बाज नहीं आया है। अभी वो बहुत कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पाव पाव के आलू बम की धमकी देना उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो उसकी तैयारी वो फिर से कर रहे हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू गायत्री जी, धन्यवाद आपका। और आपके दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जो भी आप बोलती हैं पूरा वो मैं देना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान जो है ना, जो अपनी एक इज्जत होती है ना एक देश की, कि मेरा देश, ये मेरी बाउंड्री, इसमें मैं बादशाह हूँ, उसको उन्होंने गिरवी रख दिया है दूसरे देशों के ऊपर। और इसलिए आप देखेंगे कि उसकी जो सारी की सारी जो इस समय नीति चल रही है, वो इसी को ध्यान में रखते हुए चल रही है। उन्हें उतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई चाइना थोड़ा नाराज़ हो जाएगा अगर मैं यूएस के पास जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुरंत यूएस से मुलाकात करके उनकी बात पे हाँ, हाँ करके चाइना में जाएँगे, उनके पैर पकड़ लेंगे। अगर चाइना थोड़ा दुत्कार देता है, तो फिर वो सऊदी अरेबिया के पास जाएँगे कि भाई देखिए, हम अकेले एक देश हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, जो कि न्यूक्लियर काबिलियत रखते हैं, और इसलिए हम एक तरह से गारंटी हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। सो ये नहीं सोचते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड खुद ही कई टुकड़ों में बँट चुका है अभी। अगर आप देखें, इंडोनेशिया अलग हो गया है, सऊदी अरेबिया अपनी किंगडम बनाने की कोशिश कर रहा है, तुर्की अपनी तुर्की अपनी एक जागीर खड़ी करने की कोशिश कर रहा है आसपास के मुस्लिम देशों को मिला करके। ईरान भी चाहता है कि वो भी एक मेजर इस्लामिक पावर बन के उभरे। तो इतने सारे खंडन हो चुके हैं इस्लामिक वर्ल्ड के कि वो खुद नहीं जानता है कि वो आगे कैसे बढ़े। और इन सब चीज़ों में जो हाथ है, वो मुझे सबसे ज़्यादा यूएस का लगता है कि यूएस ने दुनिया को इस तरह से अलग-अलग छोटे-छोटे गुटों में बाँट दिया है, अपनी एक विदेश नीति के तौर पर, कि अब इनका एक होना मुश्किल है। और अगर ये लोग एक नहीं होंगे, अगर ये लोग चाइना के साथ रैली नहीं करेंगे, तो उनको फिर क्या है कि उनके खिलाफ खड़ा होने का किसी में ताकत नहीं रहेगी। आप समझ रही हैं? सो ये तो एक यूएस का बड़ा गेम हो गया। तो ऑप-सिंदूर हुआ, तो पाकिस्तान ने यूएस के पास गया, बोला हमको बचा लो भाई, सीज़फायर करा दो, नहीं तो हम मारे जाएँगे। तो फिर वो यूएस के कुछ लोगों ने हमारे से बात की, हमने बोला कि भाई हम सीज़फायर नहीं करने वाले हैं जब तक कि पाकिस्तान हमारे सामने घुटने पर ना आए और बोले कि भाई आप सीज़फायर कर दो, क्योंकि वो हम पहले दिन से बोल रहे थे कि भई हमने अपना बदला ले लिया है, हम आगे और कार्रवाई नहीं करेंगे अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो पहले दिन नहीं माने, फिर हमने दोबारा कार्रवाई की, दूसरे दिन नहीं माने, फिर हमने दोबारा कार्रवाई की। फाइनली जब वो मान गए कि भाई डीजीएमओ उनके कि भाई बंद करिए ये लड़ाई, हम लोग सीज़फायर के लिए तैयार हैं या जो भी है, तब हमने खाली सिंदूर को रोका है, सीज़फायर अभी तक नहीं हुआ है, एलसी पे सीज़फायर नहीं हुआ है। और बड़े-बड़े दोनों देशों ने कदम उठाए हैं, हमने आईडब्ल्यूटी बंद किया, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को मानने से नकार दिया है। सो तो पहला मदद उन्होंने ये जो लिया है, हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला, ये कल ही बोला है, परसों बोला था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। इस सेमिनार में मैं भी बैठा हुआ था जब इन्होंने ये बातचीत करी। सो कहने का मतलब है, पहला काम उन्होंने यूएस से जाके, उनको पता था चाइना के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने अपना वो चुन लिया, भाई जाते हैं चाइना के यूएस के पास, बड़ा दादा है। एनीवे हमने उसको अपनी तरफ से उसको नहीं माना कि हमने यूएस की प्रेशर में किया है, हमने सिर्फ इस प्रेशर में इस नीति के द्वारा किया कि हमने ये बोला था कि अगर आप रोक देंगे तो हम भी रोक देंगे। वो कार्रवाई हमारी पहले दिन से चल रही है। दूसरी बात उन्होंने क्या की, फील्ड मार्शल बना दिया जी।
और यकीन दिलाने के लिए अपनी पब्लिक, वो हमारी पब्लिक के लिए नहीं ध्यान फील्ड मार्शल बनाया उन्होंने, उन्होंने पाकिस्तान की पब्लिक को ये यकीन दिलाने के लिए कि भैया ये लड़ाई हमने जीत ली है, अपने प्रेसिडेंट को बना दिया उन्होंने फील्ड मार्शल। वो फिर चले गए, क्या बोलते हैं, अमेरिका। अमेरिका में वो कोशिश की उन्होंने कि ट्रम्प वगैरह से मिल करके कि हम इंडिया को पाकिस्तान के बराबर ला दें। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया ट्रम्प जी ने, और बिल्कुल सही फैसला लिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उन्होंने बोला भाई हमारे पास टाइम नहीं है, मेरी पहले से मीटिंग फिक्स है किसी के साथ। ऐसा शायद ही किसी देश ने दुनिया में किया होगा अमेरिका के साथ, जिससे आप क्लियरली ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान भीकिस्तान था, तो उसको तो भाई इस पूरी मुहिम को और आगे ले जाना था। तो फिर उसने अपने एयर चीफ मार्शल को भेजा वहां पे। फिर एयर चीफ मार्शल गए, उन्होंने भी काफी, उनकी भी काफी खातिरदारी हुई अमेरिका में। अगेन वही मुद्दा वही था कि ये बताना कि भाई पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए कुछ भी कर देगा। अब उसके बाद इशाक डार जी गए। कोई पूछेगा भाई इशाक डार क्यों गए? इशाक डार उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो वहां गए थे, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक डिबेट हुई थी, जो कि ये थी कि हमको सारे जो डिस्प्यूट्स हैं पीसफुली रिजॉल्व करने चाहिए। और इस डिबेट में, यूएन एससी के डिबेट में, तार साहब ने उसको प्रिसाइड किया था पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता होगा इस समय चेयरमैन है यूएनएससी का, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल के बाद वो बाहर निकल जाएगा। वो जब तक ये 2 साल हैं तब तक ये ऐसे ही मतलब बच्चों वाली हरकत करेगा। करने दीजिए। हमारे जो एनवॉय थे उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। बहरहाल वो पास हो गया, जो पूरा का पूरा रेजोल्यूशन था, क्योंकि उसमें जो देश देश जो थे वो तकरीबन तकरीबन ये चाहते हैं कि भाई पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन ये पीसफुल रेजोल्यूशन आतंकवाद को एक सेलेक्टिवली देखने से नहीं चलेगा। वो इंडिया ने बोला कि भाई आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि एक जगह आतंकवाद पीसफुली रिजॉल्व हो जाए, दूसरी जगह कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है। अब सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो जेएनके का डिस्प्यूट है, वो बायलैटरली होना है। पाकिस्तान कोशिश करता रहे कि इसको इंटरनेशनलाइज करें, इसमें थर्ड पार्टी ले आएँ, और थर्ड पार्टी में उनको लगता है ऐसा, क्योंकि ट्रम्प साहब भी वैसे ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई एम रेडी टू मीडिएट, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर फ्यू डिकेड्स। फिर बोलता है नॉट फ्यू डिकेड, फ्यू सेंचुरीज। अब वो बोल, एक कुछ दिनों पहले आपको याद होगा 1000 ईयर्स की भी बात करी थी उन्हें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रम्प को या तो ज्ञान नहीं है इंडिया पाकिस्तान का जो इक्वेशन है, पाकिस्तान बना कब, तो डिस्प्यूट उससे पहले कहाँ से होगा भाई? 47 में तो पाकिस्तान बना है, तो डिस्प्यूट 100 ईयर और 1000 ईयर कैसे होगा? तो कहने का मतलब है कि जो ये कुछ इग्नोरेंस भी हो सकती है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन ये कार्रवाई यहीं रुकी नहीं। इशाक डार जी फिर वहां गए, उन्होंने उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है ना, या उनसे मुलाकात करी, और उन्होंने फिर ये बोला कि भाई हम आपस में, क्या बोलते हैं, टेररिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन करेंगे। अब पाकिस्तान जो खुद टेररिज्म का आका है, वो क्या यूएस के साथ कोऑपरेशन करेगा? उन्होंने ये भी बोला कि हम आईएसआईएस के अगेंस्ट वो करेंगे, नोइंग फुली वेल कि आईएसआईएस के को शह कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है। आईएसआईएस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को शायद पता भी है, लेकिन अब वो, अब ऐसा है ना, उगते सूरज को जब देखते हैं ना लोग, जो पहले से ऊपर हैं, उनको डर लगने लगता है। भारत इस समय एक उगता सूरज है। इट्स अ राइजिंग पावर। भारत कैसा देश है? भारत एक ऐसा देश है जिसको हिला, इसकी नींव बहुत बहुत स्ट्रांग है। सो अब इन्होंने क्या किया, मुनीर साहब को लगा कि भाई मैं तो अब ऑल पावरफुल हो गया हूँ, सबको भेज रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं, मेरे को शायद अब ये रूमर्स हैं, वो बोलते हैं ना कि कौन सा बाजार गर्म है, खबरों का बाजार गर्म है। खबरों का बाजार गर्म है, या वो क्या बोलते हैं उसको, सुगबुगाहट हो रही है चारों तरफ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं उसको, कि भाई वो शायद प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हो। ठीक है, बने, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको भाई
जो उनके भीखिस्तान के दो दो बड़े स्तंभ हैं, चाइना और पाकिस्तान दोनों को, चाइना और अमेरिका दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। अब उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ऑप सिंदूर के बाद ये कुछ ज्यादा ही अमेरिका की तरफ झुक रहे थे, ठीक है। तो वो दौड़ते दौड़ते गए चाइना। चाइना में इस बार उनकी वांग ही नहीं लगा दी। 2023 में जब ये मिले थे चाइना में, तो उनकी जो स्टेटमेंट आई थी वो ये थी कि वी कीप द relationship between China and Pakistan above everything, in whatever contingency, whatever happens in the world, we will always support China. हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान, हम किसी भी सूरत में चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा। इस बार जब गए मुनीर साहब भागते हुए मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, वी विल कीप अवर रिलेशनशिप ऑन प्रायोरिटी। ये भी नहीं बोला कि द प्रायोरिटी, ऑन द प्रायोरिटी, इट विल बी अ प्रायोरिटी रिलेशनशिप। यानी कि चाइना ने अपनी जो वो है वो कम कर दी है। क्यों कम करी है? एक तो पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा नजदीकी बना रहा था, वही अपने आप में चाइना के लिए, जी जिनपिंग के लिए एक बहुत, क्या बोलते हैं, एक कहूँगा नाराजगी का बहुत बड़ा विषय है। एंड देन अब आप सोचिए, उनके 34, कुछ लोग बोलते हैं 20, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मैंने टोटल किया था, 34 जो हैं चाइनीज मारे गए हैं सीपेक में। और चाइना एक बहुत बड़ा देश हो गया है, तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि जहां पर उसने 60 बिलियन का जो प्रोजेक्ट लिया है हाथ में सीपेक का, उसमें उसके ही आदमी मारे जाएं। तो उन्होंने तो बहुत ही सख्त हुक्म दिया इस बार मुनीर साहब को कि भाई, यू बेटर वेक अप, इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ एवरी चाइनीज आउट देयर। तो मुनीर जी ने बोला है कि वी विल इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ, अब वो डिफेंसिव में आ गए हैं। चाइना हैज स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन देम, और ये बोला है कि हम अभी मुझे पता चला है कि उनके जो पुलिस पुलिस पर्सनल हैं जो इनकी सिक्योरिटी देते हैं, उनको अब मिलिट्री मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो लोग चाइनीज वर्क, चाइनीज जो फोर्स है, वर्क फोर्स है, लेबर है, एग्जीक्यूटिव है, कई एग्जीक्यूटिव वहां बैठे हुए हैं अपना ऑफिस खोल करके, उनको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन अब जो बोलते हैं ना कि जो खाली दूसरों के ऊपर अगर जिंदा रहेगा, वो, उसके पास अपनी कोई पॉलिसी हो ही नहीं सकती। अमेरिका ने क्या किया, उसके साथ क्रिप्टो करेंसी की डील साइन कर ली, मिनरल्स की डील साइन कर ली बलूचिस्तान में। अब वो अ, किस हालत में वो प्रोटेक्शन देगा इनको, क्योंकि वहां तो मतलब भाई, मुनीर जी दोनों तरफ से फंस रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अब वो मिनरल्स अमेरिका को देगा, जो जहां चाइना ने अपना पूरा, एक बीआरआई का जो बोलते हैं ना, जुअल ऑफ द बीआरआई प्रोजेक्ट था वो। बीआरआई प्रोजेक्ट का एक वो था, क्या बोलते हैं, एक चमकता सितारा बनाने की कोशिश की थी उन्होंने सीपेक में, सीपेक के द्वारा। वो धाराशाही हो रहा है अमेरिका द्वारा। पाकिस्तान के ये कटपुंजिये जैसे जो मूवमेंट कर रहे हैं लोग, ये लोग तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। अब इन्होंने एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि भाई कोऑर्डिनेशन करेंगे, हाँ, टेररिज्म पे। अगस्त में ही एफएटीएफ की बैठक है। इस सब के पीछे इन लोगों की एक शातिर चाल है। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ लप्पा झप्पा कर लें, उसके बाद फिर हम एफएटीएफ से बच जाएंगे, नहीं तो एफएटीएफ कहीं हमको ग्रे जोन में ना कर दे। अब आप ध्यान रखिए कि भारत भी चुपचाप अपना अपनी अपनी हरकतें कर रहा है। जैसे कि टीआरएफ को अब हमने यूएस के द्वारा प्रोस्क्राइब तो करवा ही लिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि जब एफएटीएफ का मुद्दा आएगा, तो एफएटीएफ में टीआरएफ पाकिस्तान बेस्ड है, ये सबको पता है। तो वो बोलेंगे भाई, तुम कंट्रोल करने के बदले तुम तो बढ़ा रहे हो, और वो भी इंडिया के अगेंस्ट टारगेट कर रहे हो। आप ये छोटे छोटे जो मूवमेंट्स भारत कर रहा है ना, ये मीडिया से बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। और ये जो चीज है हमको ध्यान में रखनी है कि भारत मूव कर रहा है इस दिशा में, ताकि पाकिस्तान को एक ऐसे घेरे में घेरा जाए ताकि वो बिल्कुल ही नाकाम हो जाए आगे बढ़ने में, और टोटल टोटल
डिपेंडिस्तान बन जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी बातें खत्म करना चाहूंगा आपके। सर, मार्को रूबियो की विजिट का क्या मतलब है? टू कंपनसेट दैट आसिम मुनीर हैज गॉन टू चाइना, क्योंकि इन्होंने तो ईरान का फैक्टर दे दिया कि ईरान के ऊपर होल्ड की टॉक्स विद सेक्रेटरी ऑफ देखिए स्टेट, और जो ऑफिशियल आया हुआ है उसके अंदर ईरान के साथ बातचीत, ईरान के ऊपर कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, ईरान के लिए यूएस से बात करना, इस तरीके की बातें लिखी हुई है जो फॉर्मल डिक्लेरेशन आई हुई है। देखिए, अमेरिका की डायनेमिक्स अलग है। अमेरिका के लिए चैलेंज क्या है? ईरान है, चैलेंज क्या है? अफगानिस्तान है, चैलेंज क्या है? चाइना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ, बोलते हैं ना, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा किया गया। पैदा किसने किया है? अमेरिका और इंग्लैंड ने। और उनकी दूरदृष्टि को आपको दाद देनी हो। दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी। उसका बिल्कुल। कारण क्या है कि पाकिस्तान ईरान से छूता है, अफगानिस्तान से छूता है, चाइना से छूता है। भारत इन किसी से भी नहीं छूता है एक्सेप्ट चाइना। इसलिए जब इंडो पैसिफिक की बात होती है तो अमेरिका भारत के पास दनादन आता है। लेकिन जब इस तरफ की बात होती है, हमारे वेस्टर्न फ्लैंक की बात होती है, तब उसके लिए पाकिस्तान जरूरी हो जाता है। तो ईरान इसलिए भी ज़रूरी है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में कुछ इसी, जब सीज़ फायर हुआ तो ये बात चली ना कि 400 400 केजी और समथिंग उनके पास जो है उन यूरेनियम उन्होंने बचा लिया है, सेव कर लिया है। तो यानी कि उनके पास वो 60% एनरिच्ड है, ऐसे कुछ है। तो अगर वो 93 के करीब हो जाता है तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाएगा उनके लिए। तो उनके पास संभावना है कि वो यूरेनियम बना सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो रशिया, एक फैसिलिटी उसमें रशिया इन्वॉल्व था, उस फैसिलिटी को इज़राइल ने टारगेट नहीं किया है। तो ईरान में अभी भी काबिलियत है कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है, एटलीस्ट कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। उसको ध्यान में रखते, और रशिया और ईरान की कोऑपरेशन तो है ही है, तो डिलीवरी मीन्स वगैरह उनको मिल सकते हैं, मिसाइल्स वैसे भी ईरान के पास काफ़ी हैं, बन सकती हैं, उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं। सो वो नहीं चाहता कि ईरान अपने मकसद में सक्सीड करे। उसके लिए पाकिस्तान को उन्होंने एक ज़रिया बनाया है। वो एक रीज़न है जो कि पाकिस्तान को हमेशा वो एंगेज करना चाहते हैं। आतंकवाद जिसमें आईएसआईएस जो कि अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है, और उनको पता है, सीआईए को पता है कि आईएसआईएस जो है पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, अफगानिस्तान नहीं कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए वो आईएसआईएस के बारे में कोऑपरेशन पाकिस्तान से करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों ने अपनी जो लोकेशन है ना, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और यही वजह है कि वो अभी तक जिंदा है। कहीं और होता ना, इसको उठा के कहीं सेंट्रल एशिया वगैरह में रहा होता है, अफ्रीका में रहा होता, अब तक इसका सत्यानाश हो गया होता। तो ये आपको मानना पड़ेगा, पाकिस्तान ने अपनी सिचुएशन, अपनी जियो लोकेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। अब वही है, चाइना को ले लीजिए। चाइना का इंटरेस्ट है कि इंडिया कभी उस तरह से ना ग्रो करे जैसे चाइना ग्रो करती है। उसको रोकने के लिए फिर उसके पास 2 ही हैं, या तो बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में, बांग्लादेश में हमने काफ़ी कुछ अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि एक बॉर्न जिसको बोलते हैं ना, पैदा ही हुआ है एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे, टू नेशन थ्योरी पे पैदा हुआ है। तो चाइना के लिए पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मोहरा है। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा आपको आपके शो में और भी शो में बोलता हूँ, पाकिस्तान में एक एक्सीडेंटल कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, चाइना और पाकिस्तान दोनों का। वही हालत बांग्लादेश में भी है, वही हालत म्यांमार में भी है। तो अब ये कह लीजिए कि बिकॉज ऑफ द जियो लोकेशन ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये हमारे लिए हमेशा ट्रबल स्पॉट्स रहेंगे। शायद हमने जो दूरदृष्टि दिखानी थी बांग्लादेश के उसमें, शायद वो देयर आर सम फॉल्ट इन दैट कि उसको किस हालत में हमें वहां रखना चाहिए था। बट एनीवे, बांग्लादेश के पास 2 पोर्ट्स है तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान के पास 2 पोर्ट है, हम उसको, वो अपने आप एक्सेस लेता है अरेबियन सी वगैरह में, ये भी है, बंगाल में लेता है,
प्लस वो तो है ही है, आपको कोको आइलैंड कहीं नज़दीक है, आप जानते हैं वहाँ पर भी चाइना ने कुछ अपनी फैसिलिटीज़ बना रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारे को भारत को जो है अपने ही बलबूते पे सॉल्व करनी है। भारत को खाली भारत का सपोर्ट मिलेगा और किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है आत्मनिर्भरता, हमारे लिए ज़रूरी है हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो मिलिट्री लीडर्स हैं, वो लोग अपनी ताकत खुद बढ़ाएँ। हमें दूसरा आके कोई मदद नहीं करने वाला है और जब तक हम इस भावना से रहेंगे, तो हम अपना रास्ता भी ढूँढ लेंगे और मजबूत भी होंगे। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि चाइनीज़ होंगे अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम 11 फीट लंबे हैं, लेकिन उनमें बहुत कमज़ोरियाँ हैं। उनकी इकॉनमी वीक हो रही है, उनकी पॉपुलेशन में लड़ाई करने का मादा कम हो गया है, इसीलिए अब वो रोबोट्स बना रहे हैं कि वो रोबोट लड़ाई करेंगे। जब तुम्हारे आदमियों में ही दम नहीं रह गया, क्यों दम नहीं रह गया कि एक बच्चा है 12 लोगों को देखेगा वो, ये रेशियो बन गया है। कोई सर माँ-बाप आई अपने डिस बच्चे सर आई डिसएग्री। आपने कहा कि चाइनीज़ 11 फुट के होते हैं सिर्फ, वो तो 2 फुटिया बोलते हैं, उन्हें लिलीपुट नहीं, आर्मी बोलते हैं, वन ऑफ द मेजर जनरल्स। नहीं, चाइना अपने आप को आपने पूरा नहीं देखा। मैंने एक्सर्ट मैं समझ गई थी सर, आई वाज़ जस्ट हैविंग अ चाइना सरकाज़म। अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं। दिखाता है कि मैं 11 फुट टॉल हूँ, लेकिन उसी का खंडन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो 11 फुट टॉल नहीं है, वो 5 फुट के आस-पास है, लेकिन हमारी कुछ कमियाँ उसको थोड़ा-सा और बड़ा कर देती हैं। हमारी जो कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि अभी हमने डिफेंस पे उतना ज़ोर नहीं दिया पिछले कई सालों में। अब पिछले 10 साल, 12 साल से हम लोग थोड़ा दौड़ तेज़ कर दी है हमने जब से करंट गवर्नमेंट आई है, लेकिन उसके पहले हमने डिफेंस पे उतना अब आप सोचिए आर्मी का एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ था 10 साल में, पिछली गवर्नमेंट। तो कई सारे हमारे वीकनेसेस रही हैं, जहाँ ताकत भी है वहाँ वीकनेसेस भी रही हैं। उन वीकनेसेस को टाइम नहीं है हमारे पास। अगर हमें 24/7 24/7 प्रिपेयर्ड रहना है, उन काबिलियतों को स्पीड अप करना है। वी हैव टू स्पीड अप दोज़ कैपेबिलिटीज़ सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड नॉट फॉर पाकिस्तान बट फॉर चाइना। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी होगा चाइना उसकी चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं। लेकिन ये अमेरिका वाला जो एंगल आया है हमारे लिए एक तरह से फ़ायदा है। थोड़ा लड़ने दो उनको आपस में। पाकिस्तान को लड़ने दीजिए थोड़ा चाइना से भी, थोड़ा डरने दीजिए चाइना से उसको, ठीक है? उसको और थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा बट इतना आपको मान के चलिए कि दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कोशिश कर रहे हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों से फ़ायदा उठाएँ। और हमारा ये एम होना चाहिए कि इनको ना आपस में लड़ाते ही रहें। चाइना और अमेरिका शुड फाइट ओवर बांग्लादेश, चाइना एंड अमेरिका शुड फाइट ओवर पाकिस्तान और पाक इन 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 इस लड़ाई में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं, वो क्या बोलते हैं 2 पार्टन के बीच में वो घिस जाए पूरा का पूरा। तो दैट वुड बी अ वेरी गुड मूव हमारे लिए और हमें अपनी सैन्य ताकत मिलिट्री पावर हैज़ टू बी इंक्रीज्ड रैपिडली सो दैट आपके खिलाफ कोई मुँह उठा के ना देखे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो सिक्योरिटी में होती है कि आप अपने आप को इतना इतना पावरफुल बना लें, इतना शक्तिवान बना लें कि कोई आपकी तरफ मुँह उठा के देखे ही नहीं, लड़ाई की तो बात दूर की है। उसमें ज़्यादा भला है या फिर बार-बार लड़ते रहो और पीछे हर लड़ाई में मैं बता रहा हूँ आप 5 से 10 साल पीछे चले जाते हो, इकोनॉमिकली। लड़ाई हमें लास्ट रिसॉर्ट है, हमेशा बोला गया है, सदियों से बोला जा रहा है। उसके लिए तैयारी पूरी रखो। ब्रूट पावर रखिए। रामधारी सिंह दिनकर ने भी यही बोला है कि क्षमा क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो क्या जिसके जो कि दंतहीन, विषहीन, विनीत और सरल हो। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। अपनी ताकत को बढ़ाना इस समय भारत के लिए अत्याधिक आवश्यक हो गया है। थैंक यू। सर मार्को रूबियो क्या बात करके आए होंगे भारत के बारे में आपके हिसाब से? देखिए मार्को रूबियो ट्रांज़ैक्शनल है, उसको जहाँ ज़रूरत है वो सॉरी, अपना नॉट काम मार्को रूबियो, इश्कदार जी, सॉरी। इशकदार भी ट्रांज़ैक्शनल है, इशकदार कोशिश करेगा
कि भारत जो है पाकिस्तान को जिस तरह से हमने आइसोलेट किया था कुछ सालों से, उससे रोके और जम्मू एंड कश्मीर को एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे लाके खड़ा करें जिससे कि वो अपने देश के नागरिकों को ये बोल सकें कि देखिए हमने जम्मू एंड कश्मीर को जो है एक इंटरनेशनल इश्यू बना दिया है और अब हम इसको अपने शर्त और अपने हिसाब से रिज़ॉल्व करेंगे। ये उसका मेन एम है, क्योंकि एक ही चीज़ पाकिस्तान को एक रख सकती है और वो है जम्मू और जम्मू एंड कश्मीर। हैं? जगलर वेन है, लेकिन भारत का काम होना चाहिए कि वो जो जगलर और वेन में इतना सा भी छुरा लग जाता है ना, तो इतनी ज़ोर से खून निकलता है कि फिर उसकी मौत निश्चित होती है। तो हमारा एम वो होना चाहिए कि उसकी जगलर वेन पे निशाना डालना। कुछ निशाने मारे थे हमने ऑफ सिंदूर में भी, ऐसी जगलर वेन पे निशाना मारा कि फिर वो घुटने पे आ गया ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, आपको ज़्यादा पता है, आप लोगों का इंटेलिजेंस ज़्यादा होती, मेरी तो उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन आप लोग शायद इसके बारे में ज़्यादा ट्रैक रखते हैं कि क्या-क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो सारी चीज़ें भारत करेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्योंकि हम मूक दर्शक तो नहीं रहेंगे ना भाई। कोई हमारे को 1000 कट देता रहे, हम बोलें, "ले भाई तू ये भी काट ले, ये भी काट ले, वो भी काट ले।" ये तो नहीं होगा ना। तो फिर भारत जब काटता है तो फिर इतनी बुरी तरह काटेगा कि फिर आपको साँस लेने की मुसीबत होगी। यही हो रहा है। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड को छोड़-छाड़ के अमेरिका के मुँह लगा हुआ है। ये जानते हुए कि अमेरिका जो है किसी का नहीं है। कहीं सर और मिनरल्स के और कुछ माइन्स वगैरह तो बेच कर नहीं आ गए हैं? क्योंकि जो अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जैसे वो आ रहा है ना द यूएस आईज़ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद स्पेशल फोकस ऑन मिनरल सेक्टर। ऐसा ना हो देखिए बलूचिस्तान में पहले से ही कि सर वो भी निपटाए आए हो ये लोग। देखिए बलूचिस्तान जो है ना, अगर अमेरिका आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। कईयों की कब्र खुदी है बलूचिस्तान में, उनकी भी खुदेगी। जब आएँगे व्हाई तब प्लीज़? उनको सर आपने सॉरी आपने ऐसा क्यों कहा कइयों की कब्र खुदी है, उनकी भी खुदेगी? व्हाट क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स डू वी बलूचि हैव? क्योंकि बलूचिस्तान का मेन मुद्दा ही यही है कि हमारी धरोहर को लोग बाहर लेके जा रहे हैं। जो भी मिनरल्स हैं, जो भी उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, बलूचियों का फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। पहले चाइना उठा के ले जा रहा था, अब अमेरिका उठा के ले जाएगा। तो आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, वो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? कि आओ जी हमको लूटते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने चाइना का क्या हश्र किया है? इतना हश्र किया है कि चाइना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से नाराज़गी ज़ाहिर कर दी है। अपनी स्टेटमेंट टोन डाउन कर दी है। ज़्यादा करेंगे तो शायद उसको थप्पड़ भी मारे चाइना को। तो अगर अमेरिका भी वही चीज़ करने लगेगा, तो अमेरिका भी तो करेगा तो उसका मैन पावर आएगा, उनके कोई स्टाफ रहेंगे वहाँ पे। दे विल बिकम द टारगेट। और ये मैं बताऊँ, आतंकी जो होते हैं एक बार ठान लेते हैं ना, तो वो करके ही रहते हैं। ओसामा बिन लादेन ने ठान के रखा था कि मैं अमेरिका को, उसकी भी एक कहानी है जो कि मुझे पर्सनली पता है कि क्या सर हुआ था। प्लीज़ बताइए ना। जी सर प्लीज़ नहीं, बताइए नहीं, ना। मैं एक बार बता चुका हूँ। मैं जब कर्नल था तब मुझे हम लोग ये आतंकियों के नेटवर्क उसमें रेडियोस चलते थे। आतंकियों के नेटवर्क में घुस गए थे। हमने भी अपने आप को कोई एक बोलते हैं सूडो नाम दे कर के हम पता करने की कोशिश करते थे कि हो क्या रहा है। तो एक बंदा जो था हमारा दोस्त बन गया, बोलता है, "भाई चिंता मत करो, हम लोग अमेरिका को ऐसा ठोकेंगे उनको याद याद रहेगा ज़िंदगी भर।" तो मैंने बोला यार क्या बकवास कर रहा है? पुंछ के इस कहीं इलाके में वो ऐसे रेडियो पे बातचीत कर रहे थे और उसके आई थिंक हाँ, 2 मैं उस समय वो था ट्वाइस लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके 3-4 महीने बाद जो है 9/11 हो गया और फिर बोला उसने कि चिंता मत करो भारत को भी हम ठोकेंगे, समय मिलेगा तो ठोकेंगे। फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, भारत में छोटे-छोटे अटैक्स होते रहे, कालू चक ये वो, मैंने सोचा शायद यही है, अक्षरधाम हुआ, लेकिन 2008 में हुआ वो, 26/11। तो ये लोग एक बार सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो फिर आएँ, जो आना चाहें बलूचिस्तान में आएँ, जो आना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आएँ,
अफगानिस्तान में कई लोग आके चले गए और अमेरिका तो इसका भुक्तभोगी है। कितने 20 साल रहा अफगानिस्तान में, 2001 से 2021, 20 साल। 20 साल, 20 साल एंड क्या ट्रिलियंस मिला ऑफ उसको? डॉलर्स। क्या मिला? नो, दे स्पेंट बिटवीन वेस्ट एशिया एंड अफगानिस्तान 6.4 ट्रिलियन, 801,000 कैजुअलिटीज टोटल बता रहा हूँ सभी की, जिसमें से करीबन आई थिंक 500 और सिविलियंस, 501,000 यानी कि 5 लाख के करीब। इतनी सारी कॉस्ट के बाद क्या मतलब वो चाहेगा कि इस तरह के एनवायरनमेंट में दोबारा घुसे? आई थिंक ये लोग सोचेंगे, सोच विचार करेंगे। जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोबेबली इट इज नॉट इन फुल पिक्चर ऑफ दिस एरिया। गलती ना कर दें भाई। ट्रंप ने अपने आप को निकाला वहां से, अफगानिस्तान से। बलूचिस्तान कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों में। वो भी अपनी जमीन के लिए लड़ते रहेंगे जब तक दुनिया ना खत्म हो जाए, एपोकलिप्स ना आ जाए। दे विल फाइट, यू कैनॉट स्टॉप देम। ये उनकी उसमें लिखा हुआ टीचिंग में है कि टिल एपोकलिप्स कम्स वी विल फाइट। दुनिया का अंत आने दीजिए, हम अपनी लड़ाई करते रहेंगे अपने हक के लिए, अपने उसके लिए। तो चाहे कोई भी आए, दे विल, देख जब तक आप या फिर वो ऐसा एग्रीमेंट करें जिसमें कि बलूचियों का फायदा हो। जैसे बलूच को एक क्या क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बलूच को एक सेपरेट कंट्री मिल जाए, इंडिपेंडेंट कंट्री मिल जाए। कुछ भी मतलब एक ऐसा नक्शा मिल जाए जिसमें बलूच इंडिपेंडेंट है, तब अमेरिका को कुछ नहीं होगा। चाइना और पाकिस्तान को जरूर कुछ कुछ होता रहेगा। सो कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। दैट इज इन द फ्यूचर। ये एक क्या बोलते हैं, वो तुक्का लगाने वाली बात है, मैं उसको ज्यादा टूल नहीं दूंगा। लेकिन विदेश नीति में कुछ, विदेश में इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। युगोस्लाविया टूट सकता है, रशिया टूट सकता, यूएसएसआर टूट सकता है। इतना बड़ा देश, पावरफुल, 6,000 न्यूक्लियर ज्यादा थे उस टाइम पे, न्यूक्लियर वेपन्स, लीडिंग मिलिट्री पावर, फर्स्ट टू गो टू स्पेस, फर्स्ट टू सेंड द मैन इन स्पेस। आज देखिए स्पेस में तीसरे या चौथे नंबर पे आ गया वो। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो रीड ऑल दीज थिंग्स विद कॉशन। आई डोंट थिंक ये ज्यादा दिन चलेगा, ये जो मिनरल और इसका है, क्रिप्टो का है। और आप देखिए गवर्नमेंट कब तक है, 3 साल तक है अमेरिका की। 4 साल का इनका टेन्योर होता है, 3 साल, 6 महीने हो ही गए, 3.5 साल बचे हैं। 3.5 साल में कितना अचीव करेंगे? दूसरी कोई गवर्नमेंट आएगी, पॉपुलैरिटी रेट्स डाउन हो रहे हैं ट्रम्प के। सो वी आर एब्सोल्युटली लिविंग इन अ chaotic वर्ल्ड। एक एक बिल्कुल ही अनडिफाइंड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिसी के दौर में हम चल रहे हैं, जिसमें हमको ये नहीं पता है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। तो आप सभी जो हैं फूक फूक के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स द स्टेट इन विच वी आर इस समय। कुछ लोग बोलते हैं 113, कुछ लोग बोलते हैं 56, कुछ लोग बोलते हैं 32 कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और एक नया शुरू हो गया थाईलैंड और कंबोडिया में। अब थाईलैंड और कंबोडिया देख लीजिए। थाईलैंड यूएस का अलाई है, पार्टनर भी नहीं है। उसके पास 16 F-16 भी हैं, कुछ नंबर्स हैं। कंबोडिया के पास एयरक्राफ्ट नहीं है। चाइना का उसके साथ रिश्ता ज्यादा क्लोज है, और चाइना जो है इन दोनों से ट्रेड करता है, थाईलैंड और कंबोडिया से। अब ये क्योस नहीं तो क्या है? कौन शुरू किया है इसको? क्या चाइना ने शुरू किया, क्या थाईलैंड ने शुरू किया, या यूएस के सर कहने पे मेरे पास थाईलैंड? कंबोडिया और थाईलैंड पे जो मेरे पास रिपोर्ट है, बेसिकली इट्स बीन स्टार्टेड बाय द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। बेचारों के पास पैसे की कमी पड़ गई थी, थोड़े हथियार और बेचने थे, तो उन्होंने उन्होंने इंस्टिगेट किया। दिस इज द न्यूज़ आई गेट। देखिए ये दे वांट वॉर एंड इग्नाइट नहीं कर पा रहे हैं, नए एरियाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं बेचारे। इजिप्ट में भी देखिए ट्राई किया था 3 महीने पहले, बट इवन दैट डिडंट हैपन।
तो उन्होंने कहा देखिए थाईलैंड और कंबोडिया को ही एक्टिवेट करते हैं। देखिए, ये सारी जो अटकलें होती हैं, जैसे गलवान, उस समय भी ये सब चीज़ें बाहर आई थी कि गलवान में पीपल वांटेड कि चाइना और इंडिया आपस में लड़ाई करें ताकि दोबारा डिफेंस इंडस्ट्री जो है दुनिया की, और कहाँ पर है डिफेंस इंडस्ट्री? यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा है, चाइना से हम खरीदने नहीं वाले थे, तो ऑब्वियसली हमारा सोर्स जो है वो या तो यूरोप होता या फिर अमेरिका होता या फिर रशिया। सो रशिया वो दुविधा में होता है कि हमें बेचे या ना बेचे, क्योंकि चाइना रशिया की इस समय रिलेशनशिप थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छी है उनकी। काफ़ी कुछ सपोर्ट है चाइना का। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थाईलैंड जो है यूएस का अलाई तो है, बट कोशिश किया होगा कि भई एक और फ्लैश पॉइंट आए दुनिया में। 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक डिफेंस इंडस्ट्री की बात करी, दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ट्रम्प फिर अनाउंस करे कि आई हैव बीन एबल टू मेडिएट एंड स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया एंड देयरफॉर आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर नोबेल और पीस नोबेल प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज। तो ये कई कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अ, हमारे को संभावनाओं के घेरे से देखना चाहिए, क्या एग्ज़ैक्टली उनका ट्रू मीनिंग होगा, ट्रू फैक्ट है वो हमें नहीं पता है। बट आई वुड से दीज़ आर ऑल द पॉसिबिलिटीज़, एनीथिंग वुड बी द ट्रुथ। कौन सही ट्रुथ है, उसके बारे में जानकारी के लिए आपको जासूस होना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी। अगर आप इंटेलिजेंस कम्युनिटी में हैं तो शायद आप बता सकें, लेकिन मैं इतना बता बता दूं अपने पूरे एक्सपीरियंस से कि इवन इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैज़ इट्स लिमिटेशंस। ये लोग भी कुछ इधर-उधर की चीज़ों को जोड़ करके एक प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है? तो जैसे आपने प्रेडिक्शन की इंडस्ट्री की, उन्होंने भी इधर-उधर देखा, हाँ भाई, अब आप आपको मैं आपका काउंटर बताऊँगा, क्योंकि आप आपने डिस्कशन शुरू कर दिया तो मैं आपको इसका काउंटर बताता हूँ। और काउंटर ये है कि इस समय जो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री है, वो अपना ऑर्डर नहीं पूरा कर पा रही है, यूक्रेन को वो सामान नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से रशिया जो है उसको ठोके जा रहा है। भारत के जो जी इंजन्स आने थे वो 1 और 2 के तादाद में आ रहे हैं और अगले ढाई 3 साल में आएँगे, और हमारी टारगेट 99 के ऊपर है। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, और इनफैक्ट पुराने ही डिमांड्स हमारी एचएएल पूरी नहीं कर पाया है। तो आप समझ रही हैं कि इट इज़ नॉट दैट एवरीथिंग इज़ ड्रिवन बाय डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री तब ड्राइव करेगी ना जब उसके पास कुछ ताकत हो। हाँ, इंडिया कहाँ से तेजस वो करेगा, अगर इंडिया के पास इंजन ही नहीं आ रहा तो तेजस कहाँ से बेचेगा? कहने का मतलब है कि आई थिंक जब हम स्टेटमेंट्स देते हैं इस तरह की, तो हमें पूरा ओवरऑल पिक्चर देनी पड़ती है। रशिया हमारे को 2 बैटरी नहीं दे पा रहा है एस-400 की। क्यों नहीं दे पा रहा है? बिकॉज़ उसको खुद अपनी ज़रूरत है, उसकी खुद की फैसिलिटीज़ आर एट क्या बोलते हैं, स्ट्रेच। चाइना ज़रूर कंबोडिया को कुछ दे सकता है। तो आप कहें कि चाइना ने इंस्टिगेट किया है? पॉसिबली। सो वी हैव टू सी ऑल दीज़ थिंग्स इन अ ग्रेट डिटेल, और उसको सोच समझ करके आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि ये कहाँ से हुआ। कई बार चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। अब बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर आप देखेंगे अपने आप कई बार चीज़ें, बिकॉज़ वहाँ माहौल इतना गर्म होता है। इंडिया-पाकिस्तान के माहौल में इमोशंस ज़्यादा होते हैं, रीज़न कम होते हैं। क्रिकेट मैच में भी वही होता है। उसी तरह चाइना इंडिया के बीच में इमोशंस, आई एम टॉकिंग एलसी और एलएसी के ऊपर, इमोशंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ जो कन्फ्रंटेशन कर रहा है, चाहे वो चाइनीज़ जवान हो या चाहे वो हमारा जवान हो, उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की एक अलग जोश होता है, और उस जोश में वो क्या करते हैं, वो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इसके इसके थ्रू गुज़रा हूँ। कई बार आपको ये भी डर नहीं लगता कि गोली लग जाएगी। आप चलते रहते हो। मैं कई बार इतना नज़दीक गया हूँ, ऊपर से दाएँ-बाएँ से गोली जा रही है, सिर्फ़ मेरे को ये बोलता था बंदा कि सर ऊपर से जा रही है, अभी चिंता मत करो। यहाँ से दाहिने से जा रही है, चलते जाओ। तो आदत पड़ जाती है, यू गेट इंटू दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। मैं पुंछ और उस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, कभी कोई रिफ्लेक्ट होके गोली लग गई होती तो वो अलग बात है। बट जैसे एक बार तो मेरी जिप्सी उड़ भी गई थी, उसके बाद AK-47 वगैरह का फायर, लकीली वो बंदों ने फायर करने में देरी कर दी,
तब तक हम निकल गए, फिर हमने उनको मार दिया। कहने का मतलब ये है कि 3 थे वो, हमने तीनों को खत्म कर दिया। कहने का मतलब है उसमें अगर 5 मिनट और डिले हो जाता तो शायद हम लोग खत्म हो गए होते। हम लोग 6 थे उस जिप्सी में, 6 लोग थे हम, 2 कर्नल थे और बाकी 2-2 जवान, 4 जवान। सो ये एक लड़ाई की हालत में आप प्रेडिक्शन रैशनल वगैरह नहीं आप देख सकते हो। लड़ाई की हालत में तो ये होता है कि अगर मैं छोड़ दूँगा तो वो मुझे मार देगा। डू तो और डाई। कब तो कब चीज़ बढ़ जाती है, कब चीज़ फ्लेयर अप हो जाती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। यस, उसको स्टार्ट करने के लिए किसी मुद्दे को सुगाना, नैरेटिव्स करना, वो सारी चीज़ें यू आर राइट। इट कैन बी डन बाय लॉबीज़, इट कैन बी डन बाय opposing countries, it can be done by powers which are interested in that particular region, ठीक है? और देखिए एक हिंदू टेम्पल के ऊपर शिव जी के टेम्पल के ऊपर ये लड़ाई हो रही है। और इसकी इसकी अगर रूट में जाएँगे तो इस बाउंड्री को किसने बनाया था? फ्रेंच ने बनाया था, वो फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, कंबोडिया। और 2 बार वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस जीत चुका है, कंबोडिया। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। चलिए अच्छा हुआ वो शिव जी के मंदिर के ऊपर लड़ रहे हैं, ये फीलिंग आ रही है कि भई अभी भी हिंदुइज़्म देखिए बिलीव है। बट उस इट इज़ इलाके में मोर अबाउट नॉट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द टेंपल बट अबाउट द लैंड, इट्स अबाउट रियल एस्टेट, दैट्स इट। इट्स रियल अबाउट द रियल। एस्टेट। अब यस। आप देखिए इम्पैक्ट क्या हुआ है, 1,21,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं थाईलैंड के, और तकरीबन आई थिंक 23,000 लोग कंबोडिया के डिस्प्लेस हो गए हैं, और 33 कैजुअलिटीज़ थाईलैंड की हैं और 20 ऑड कैजुअलिटीज़ कंबोडिया की हो गई हैं, और लड़ाई चौथे दिन पहुंच गई है। 24 को शुरू हुआ था, आज 24, 25, 26, 27 हो गई आज, चौथा दिन हो गया। इट हैज़ क्रॉस द सिंदूर मार्क। सिंदूर 88 घंटे में खत्म हो गया था, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसका ओर और छोर पता करने में टाइम लगता है। आई थिंक वील हैव टू वेट अ लिटिल मोर एंड देन सी। आज शाम का 8:30 बजे का हमारा एक डिस्कशन है इसके ऊपर, तो थिंग्स मे बिकम लिटिल मोर क्लियर देन। जी। ओके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई स्पेशल शो सर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का, ट्विटर एंड करंटली एक्स एंड टेलीग्राम का लिंक आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। थैंक यू।